Welcome back. In this particular video, we are discussing most important questions of computer network, that is basically unit number 3 of IP class 12. And this video is all about preparation of term 2 examinations. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके जस्ट पहले मैंने डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और रिवीजन का एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट एज सुहेल वर्क्स ऑन हिज प्रोजेक्ट ही कलेक्ट्स एंड क्यूरेट इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर ही क्लिक्स ऑन द लिंक. The same piece of information is shown and the content is not clickable. Suhail is accessing a/n- website. In the sense कि सुहेल किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और उसके लिए जब भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है और उसके लिए जब वो किसी वेबसाइट को ओपन करता है और उसके किसी पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करता है, देन ऑलवेज सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड और जिसे वो क्लिक भी नहीं कर पा रहा है। सो ये किस प्रकार की वेबसाइट है? डायनेमिक, एक्सपैड, स्टैटिक और मल्टीमीडिया। We all know that कि there are only two types of website exist, या तो वो डायनेमिक होती है या स्टैटिक होती है। जहां तक बात है डायनेमिक की, तो we all know that कि जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हैं उसका कंटेंट डायनेमिकली चेंज होते रहता है, जबकि स्टैटिक वेबसाइट जो होता है उसका कंटेंट हमेशा फिक्स होता है और अगर उसकी कंटेंट कभी अपडेट भी होते हैं तो वो उनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो काफी लंबा होता है, लाइक 6 मंथ में एक बार या 1 साल में एक बार। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज स्टैटिक वेबसाइट। सो यू ऑल कैन से कि जब भी सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो वेबसाइट में, इट इज कंसीडर्ड एज स्टैटिक वेबसाइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज आस्किंग दैट रिफर द गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द डिवाइस एक्ट्स एज ए सर्वर। ये हमारा एक नेटवर्क का यू कैन से डिजाइन दिया हुआ है। यू ऑल कैन नोटिस हियर कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है। इट्स अ काइंड ऑफ मोबाइल एंड बीच में भी एक नोड यहाँ पे लगा हुआ है। आप सब नोटिस करें कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो हमेशा यहां से हो रही है, इधर भी, इधर भी, इधर से भी आप देखें और इधर से भी आप देखें। तो जो सेंट्रल लोकेशन है यहाँ पर सी, इट इज वी कैन से इज एक्टिंग एज ए सर्वर। सो वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ये सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट आइडेंटिफाई द नेटवर्क टोपोलॉजी शोन बिसाइड, राइट 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टोपोलॉजी। सो यदि आप इस टोपोलॉजी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सेंट्रल केबल है जिससे कि ये सारे नोड जो हैं कनेक्टेड हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट योर बस टोपोलॉजी। सो अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो वी कैन से इट इज बस टोपोलॉजी। और अगर आप इसके एडवांटेजेस की बात करें, सो फर्स्ट वी कैन से इज इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड दूसरा इसका एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि इट इज इजी टू मेंटेन एंड थर्ड ऑल्सो यू कैन note here is new node can be added easily. So these are some advantages of this bus topology. जहां तक इसके disadvantages की बात है, that also we can say like पहली चीज तो ये कि ये जो बस टोपोलॉजी होती है ये एक सेंट्रल केबल पे डिपेंड होती है और इस सेंट्रल केबल को हम बैकबोन के नाम से जानते हैं। तो अगर ये सेंट्रल केबल में फॉल्ट आ जाए इसका मतलब कि ये पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। सो अगर इसमें सेंट्रल केबल वर्क नहीं करती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। और दूसरा डिसएडवांटेज वी कैन से इज इट इज नॉट सूटेड फॉर वैन। अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क बनाना चाहते हैं या बड़ा नेटवर्क रेडी आपको करना चाहते हैं तो उसके लिए बस टोपोलॉजी सूटेबल नहीं होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Now here it is saying that expand following terms of computer network, which is again very important. I think you all should remember these short form and full forms. So first is saying that VoIP. We all know that it is actually voice over internet protocol. The second is saying PAN, which is actually known as what your personal area network. The third is what SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. It is basically used in email services. HTTP is used for www services. So it is actually Hypertext Transfer Protocol. Next, POP, Post Office Protocol. The next is TCP, which is actually Transmission Control Protocol. So VoIP is Voice over Internet Protocol, then Personal Area Network, then Simple Mail Transfer Protocol. This is Hypertext Transfer Protocol. This is Post Office Protocol, and this is what Transmission Control Protocol. इसी तरह से कुछ और यहाँ पर
terms हैं which we all should know is this is Wi-Fi, which we all know is wireless fidelity. The next is modem, which is actually known as what your modulator, demodulator. ARPANET stands for Advanced Research Project Agency Network, and HTML we all know is Hypertext Transfer Protocol. What is URL we all know again is Uniform Resource Locator, and the next is CC, which we find in email, is all about carbon copy, where we put address, and BCC stands for blind carbon copy. Now these all are the computer network terminology, so I would suggest all of you to please remember all these. हालांकि ये इतने कॉमन हो चुके हैं कि हमें याद ही रहते हैं, बट अगेन वी कैन नॉट निग्लेक्ट देम. सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट Chhagan has recently started learning computer network. Help him in understanding the difference between static and dynamic web pages, LAN and WAN, switch and hub, star and bus topology. आइए एक एक करके इन सारे differences को understand करते हैं. Now the first is asking about static and dynamic pages differences. Well, static pages की अगर आप बात करें तो जैसा अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि जब भी आप किसी वेबसाइट या स्टैटिक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका जो कंटेंट होता है वो हमेशा फिक्स होता है, बहुत ही कम चेंज वो होता है, मतलब इट डज नॉट चेंजेस फ्रिक्वेंटली. और जहां तक डायनेमिक वेब पेजेस की बात है तो इसका जो कंटेंट है वो लगातार चेंज होता है. जैसे कि अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट को ओपन करते हैं या Amazon की वेबसाइट को ओपन करते हैं, इनकी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस नेम ऑफ वेबसाइट्स. सो ये जितनी भी वेबसाइट्स आप देखते हैं ये डायनेमिक वेब पेजेस के दायरे में आती हैं, क्योंकि इनका कंटेंट जो होता है वो सेम होता है. जहां तक स्टैटिक वेब पेजेस की बात है तो आपको ऐसी अनगिनत वेबसाइट्स इंटरनेट में मिल जाएंगी, जैसे आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास ही. यदि आप स्कूल की ही बात करें तो मोस्टली जो स्कूल की वेबसाइट होती है वो स्टैटिक होती है. हालांकि कुछ उसका पोर्शन ऐसा होता है जिसमें कि जैसे नोटिस वगैरह वो वैल्यूज उसमें अपडेट होते रहती हैं, बट किसी भी आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन को लें जो अपनी ब्रांडिंग के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के थ्रू जब डिस्प्ले करता है, सो दे बेसिकली मेक स्टैटिक वेबसाइट्स. तो यहाँ पर मैं कोई स्टैंडर्ड एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज आप अपने सराउंडिंग ही किसी भी छोटी शॉप को या छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन देखें और अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो आप उसको देख के नोटिस कर सकते हैं, उसका कंटेंट फिक्स होता है. अगला जो डिफरेंस है वो ये कि स्टैटिक पेजेस जो होते हैं उनका निर्माण HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS से ही हो जाता है, मतलब इसमें आपको प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. जबकि जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें जो कंटेंट होता है वो डायनेमिकली चेंज होता है. उसका रीजन ये रहता है कि जो वेबसाइट का वेब पेज है इसमें जो डेटा आप लाते हैं या भेजते हैं वो हमेशा किसी डेटाबेस के थ्रू आना जाना करता है. तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना, देन उसके अकॉर्डिंग किस समय कौन सा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करना है, यूजर किस हिसाब से डेटा को सर्च करता है, इन सारी चीजों को करने के लिए फ्रंट एंड में प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है. तो PHP हुआ, जावा हुआ, पाइथन या ASP या जावा स्क्रिप्ट भी हम कह सकते हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए. और तीसरा अगर आप डिफरेंस फाइंड करने की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंटेंट ऑफ द स्टैटिक पेज रिमेन सेम फॉर ऑल द यूजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप स्टैटिक वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो बिल्कुल सेम दिखती है. लेकिन अगर आप डायनेमिक वेबसाइट की बात करें या डायनेमिक पेज की बात करें तो हो सकता है जैसे Amazon मैं अपने एंड पे ओपन करूं तो मुझे शूज पहले दिखें, आपकी एंड पे यदि आप अपनी वेबसाइट को ओपन करें तो हो सकता है आपको बुक्स पहले दिखें, किसी और को हो सकता है शूज पहले दिखें. तो अलग अलग यूजर की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, उनकी सर्चिंग हिस्ट्री की बेसिस पे ये जो वेबसाइट्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइसेस या इंटरेस्ट कंटेंट को डिस्प्ले करती हैं. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनेमिक पेजेस. आगे बढ़ते हैं और अगले डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. नाउ हियर इट इज LAN versus MAN. So again it is very easy for us to understand the differences. So the first we all know that local area network, this is metropolitan area network. Now local area network जो होता है जनरली अगर आप इसके नेचर को देखें, जब भी इसका सेटअप किया जाता है तो मोस्टली इसे प्राइवेट ही रखा जाता है. जैसे अगर आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका जो वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क बना होगा आपके, वो
प्राइवेट ही होगा, बिकॉज उसके डेटा को या उसकी जो भी यहाँ पे सेटअप बना है उसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी और स्कूल के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो मोस्टली इट इज केप्ट प्राइवेट। जबकि अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये जनरली पब्लिक होता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन में, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, तो आपकी सिटी में जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसेस होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो नेटवर्क उनका पब्लिक नहीं होगा तो उसका डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता। सो मोस्टली इसका जो नेचर होता है दैट इज ऑलवेज केप्ट पब्लिक। लैन जो होता है, चूंकि इसका साइज जो होता है छोटा होता है, इसकी वजह से इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट है इट इज ऑलवेज हाई। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में भी जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो हाई ही होता है, बट कंपैरिजन अगर आप लैन के साथ करेंगे तो वो स्पीड उसकी कम हो जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रेंज एंड बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। एंड एक्सटेंशन की अगर आप बात करें लैन की, तो 1 किलोमीटर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कई जगह आप देखेंगे 1 to 5 किलोमीटर भी मेंशन होता है, बट अगर आपके हिसाब से मैं बात करूं तो यू ऑल कैन नोट इट एज 1 किलोमीटर। जबकि मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो मैक्सिमम रेंज है वो 40 to 50 किलोमीटर हो सकती है। आई हैव रिटन 40 किलोमीटर ओनली, बट यू ऑल कैन टेक इट एज 40 to 50 किलोमीटर्स। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन लैन एंड मैन। अगला जो डिफरेंस है दैट इज बिटवीन स्विच एंड हब। नाउ वी ऑल नो दैट बोथ आर networking devices which actually used while we set a computer network. Now switch और hub के बीच का जो difference है वो ये होता है कि switch जो है it is considered as active device और hub जो होता है it is considered as passive device. The reason is what basically कि जो switch होता है इसके पास ability होती है कि जब ये कोई डेटा रिसीव करता है सर्वर से तो वो किस नोड तक पहुंचाना है। लाइक यहां पर ये स्विच लगा है और इसके साथ में सपोज ऐसे 4 कंप्यूटर लगे हैं। नाउ सपोज यहां पर ये जो स्विच है ये डेटा इससे रिसीव करता है, उसके बाद में ये यहां पर डिसाइड कर सकता है कि मुझे सिर्फ इसे इस पोजीशन पे रिडायरेक्ट करना है। सो दिस इज व्हाट इंटेलिजेंस डिवाइस। तो ये इंटेलिजेंट होता है और ये तभी हो सकता है जब इसके अंतर्गत कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। और ये स्विच को चूंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए ये एक्टिव डिवाइस का रोल भी प्ले करता है। जबकि हब के केस में सिचुएशन दूसरी होती है। हब जो होता है एक डंब टर्मिनल होता है। इसको अगर डेटा किसी सर्वर से प्राप्त होगा तो ये सभी नोड्स पे बिना कुछ सोचे समझे उस डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज योर डंब टर्मिनल। तो आप इसको इंटेलिजेंट नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि डंब डिवाइस होता है, राइट। नाउ इट इज अगेन पैसिव डिवाइस, क्योंकि इसमें कोई इसका इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह की सिग्नल्स जनरेट नहीं होते या पास नहीं होते। नाउ एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो स्विच होता है उसमें जो डेटा होता है वो डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिट होता है। डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिट होने का मतलब कि एट ए टाइम दोनों एंड पे डेटा ट्रेवल कर सकता है बिटवीन 2 नोड्स। जबकि हब के केस में डेटा एट ए टाइम केवल एक ही साइड ट्रेवल करता है। जब ये ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये वापस यहाँ से डेटा को रिटर्न करता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्विच एंड हब। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड बस टोपोलॉजी। वेल, स्टार एंड बस टोपोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोलॉजी का मतलब होता है यू कैन से नेटवर्क का जो आप डिजाइन तैयार करते हैं, या यू कैन से कि जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है आपके नेटवर्क का, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो बहुत सारी टोपोलॉजी होती है, उनमें से 2 यहाँ पे हमने लिए, स्टार एंड बस, जो ये क्वेश्चन बोलता है। स्टार टोपोलॉजी आप सभी जानते हैं कि जहां पर एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिससे सारे ही नोड्स कनेक्टेड होते हैं, और बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल केबल होती है जिससे कि बाकी नोड्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो सिंगल केबल होती है इसे बैकबोन के नाम से जाना जाता है। स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो बस टोपोलॉजी की तुलना में महंगी होती है, इसका कॉस्ट ज्यादा आता है, जबकि बस टोपोलॉजी होती है उसके खर्चे कम होते हैं। इसी तरह से तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है इसमें डेटा के आपस में क्लैश होने के चांसेस तकरीबन कम होते हैं या नगण्य होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। जबकि बस टोपोलॉजी में जो डेटा कॉलिजन के चांसेस है वो काफी ज्यादा होते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में अगर आपको कोई नया नोड ऐड करना है तो वो आसानी से किया जा सकता है,
और उससे भी ज़्यादा आसान होता है हमारे बस टोपोलॉजी में उस नए नोड को ऐड करना। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिसे आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is asking that what is VoIP? Well, nowadays ये काफी पॉपुलर है क्योंकि और इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरनेट में एक रिवॉल्यूशन आई है वीडियो कॉलिंग की या मल्टीमीडिया बेस्ड कंटेंट्स को ट्रांसफर करने की। इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि एक टेक्नोलॉजी है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसे लिखें सेट ऑफ रूल है that makes audio and video calls possible from internet connected devices having microphone and speakers. So आप जानते हैं आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे ऑडियो या वीडियो कॉल आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो गूगल डुओ हो या हैंग आउट की बात करें या आप गूगल मीट की भी बात कर सकते हैं। ये सारे ही, हालांकि ये चैट एप्लीकेशन में आता है बट अगेन इट यूजेस व्हाट वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इन सब में एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑडियो और वीडियो का डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है दैट इज योर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ना ये इसके इतना इस्तेमाल होने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, दूसरा इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है तो उसकी जो क्वालिटी है दैट इज अगेन वेरी नाइस, और इसके अलावा जो फंक्शंस हैं वो इंक्रीज होते हैं, काफी एडवांस फंक्शनैलिटीज होती हैं इसमें। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंक्रीज फंक्शनैलिटी का मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ऑडियो या वीडियो क्वालिटी है इट्स वेरी नाइस, स्पीड जो होती है वो काफी फास्ट होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं व्हाट इज दिस वॉइप एक्चुअली। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसे आप जरूर अपने दिमाग में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हियर इट इज आस्किंग नाउ दैट राइट एनी टू मेल सर्विस प्रोवाइडर। टू मेल सर्विस का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या वेबसाइट्स का आपको नाम बताना है जो आपको ईमेल की सर्विसेज देते हैं। तो अगेन ये आपके लिए काफी आसान होगा। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ जीमेल, इट्स अ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इसी तरह से आप रेडिफ मेल को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसी तरह से आप याहू को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द मेल सर्विस प्रोवाइडर। तो इसे आप अपने जहन में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेब पेजेस, इमेजेस एंड फाइल्स फ्रॉम ए वेब सर्वर टू लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हाट। इन द सेंस, आपके पास आपने कंप्यूटर में वेबसाइट ओपन की, यहाँ से कोई फाइल आपने रिसीव की, तो ये जो वेबसाइट आ रहा है ये कहीं ना कहीं आपके सर्वर से आ रहा है। तो जब आप इसे अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, डाउनलोडिंग। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, योर डाउनलोडिंग। रिमोट एक्सेस का मतलब ये रहता है कि आप अपने कंप्यूटर में बैठे रिमोट लोकेशन पे कोई और कंप्यूटर लोकेटेड है, आपने इंटरनेट से इसके साथ कनेक्शन स्थापित किया और यहीं से बैठे बैठे आप इस कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करते हैं या इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं, दैट इज योर रिमोट एक्सेसिंग। अपलोडिंग का मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर में बैठते हैं और यहां से जब आप अपनी किसी फाइल को अपलोड करते हैं दैट इज योर अपलोडिंग। एंड फाइल ट्रांसफर का मतलब कि आपने ईमेल ओपन किया अपने एंड पे, वहां पे कोई फाइल अटैच की और उसे सेंड कर दिया, दैट इज योर फाइल ट्रांसफर। सो दिस हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दीज द कीवर्ड्स, बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, योर डाउनलोडिंग। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे। सूर्यकांत हैज टू वर्क ऑन हिज एसएसटी प्रोजेक्ट विच डील्स विथ his historical monuments. A lot of research work required by him for the same. He uses Google Chrome to search for the relevant matter. He finally locates some useful information and clicks on the link provided to access the website. The link is actually known as what? Well, it is domain name, web page, URL or IP address. Now, see, for example, when you open any website, suppose that if I write taketipnow.in, so mostly we call it what, domain address or you can say the website address. But यहाँ पर अगर आप लिखते हैं /download तो इसका मतलब ये एक URL को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में ये यही बोल रहा है कि गूगल क्रोम में जब वो सर्च करता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए और जब उस लिंक को वो डायरेक्ट क्लिक करता है तो वो लिंक कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे डोमेन एड्रेस के साथ स्लैश करके एग्जैक्टली उस वेब पेज का लोकेशन दिया हुआ होता है।
आप क्लिक करते हैं, आप डायरेक्ट उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं बजाय उस वेबसाइट के होम पेज पे जाने के। सो दिस इज एक्चुअली योर URL। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हियर इट इज आस्किंग दैट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल इन ब्रीफ। सो जब आप किसी ईमेल को ओपन करते हैं, सपोज आप वहां पे किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं, तो जब आप कंपोज बटन पे क्लिक करते हैं तो यू ऑल कैन नोटिस दैट कि जो ड्राफ्ट पेज ओपन होता है, कंपोजिंग का जो पेज होता है, ऊपर में 2 होता है, उसके नीचे CC होता है, उसके नीचे BCC होता है। देन यू कैन फाइंड द एरिया जहां पे आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। और एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे सब्जेक्ट भी होता है एंड मैसेज बॉडी के नीचे आपको अटैचमेंट का बटन मिलता है, सेंड का बटन भी मिलता है। सो ये सारे ही कंपोनेंट्स जो होते हैं ये हम स्ट्रक्चर में रखते हैं ईमेल के। जब आप 2 की बात करते हैं तो 2 का मतलब ऑब्वियसली जब आप किसी को मेल करेंगे तो किस पर्टिकुलर पर्सन को आप मेल कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस को आप 2 में मेंशन करते हैं। उसके बाद जब आप CC की बात करते हैं, लेट सपोज आपको 10 लोगों को ईमेल सेंड करना है तो आपने फर्स्ट जो मेन है उसको ईमेल 2 में डाला, बाकी 9 को यदि आप CC में डालते हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि वो सेम मेल उन 10 लोगों को जाएगी। लेकिन CC में डालने से ये होता है कि जो 10 के 10 हैं वो सभी एक दूसरे के ईमेल एड्रेस को देख पाते हैं, उनको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किन किन लोगों को ईमेल गई होगी। लेकिन अगर वही 9 एड्रेसेस या 10 एड्रेसेस आप BCC में डाल दें, विच इज एक्चुअली ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका तात्पर्य ये हो गया कि वो मेल तो 10 को जाएगी, सभी को जाएगी, लेकिन जो भी रिसीवर होगा उसे ये नहीं पता चल पाएगा कि बाकी 9 लोगों को भी ये ईमेल गई है। तो यहां पर क्या होता है कि जो ईमेल हेडर में बाकी लोगों के एड्रेस होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। एंड जब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो टॉपिक किस रिगार्डिंग आप ईमेल सेंड कर रहे हैं वो आप मेंशन करते हैं। देन मैसेज बॉडी में तो ऑब्वियसली आपकी ईमेल होती है, जो ईमेल का कंटेंट या जो एक्चुअल मैसेज आपको भेजना है वो आप लिखते हैं। एंड फाइनली अटैच में यदि आपको अपने ईमेल के साथ कोई से फॉर एग्जांपल फाइल भी सेंड करनी है किसी रिसीवर को तो वो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। इट कैन बी एनी PDF फाइल, इट कैन बी एनी डॉक्यूमेंट, इट कैन बी एनी Excel फाइल or any presentation or any PDF you can include. So this is how we can get the answer of this question. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि identify the type of network in given diagram. Well, आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें so you all can see that यहाँ पर आपके ईयरफोन है, देन माउस है, देन हेडफोन है, लैपटॉप है या मोबाइल है। तो आपके जितने भी पर्सनल गैजेट्स हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस डायग्राम को देखने से आप समझ सकते हैं कि इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट योर पैन और यू कैन से पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट गवर्नमेंट हाई स्कूल हैज ए कंप्यूटर नेटवर्क। द नेटवर्क इज इन वन बिल्डिंग। नेटवर्क जो है वो एक बिल्डिंग में, तो ये किस टाइप का नेटवर्क है? सो वी कैन से इट इज लोकल एरिया नेटवर्क। Name one communication channel that can be used for fast communication between workstation of the network. देखिए जब आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है वो हो सकता है आपका यूजिंग ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करना। ना ट्विस्टेड पेयर केबल को हम ईथरनेट केबल के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे जो बेस्ट मीडियम होगा कम्युनिकेशन चैनल का वो होगा कि हम यहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल लेंगे और वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल के लिए हम ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट गिव द 4 एप्लीकेशन ऑफ योर इंटरनेट। सो वी ऑल कैन सी द फर्स्ट एप्लीकेशन इज योर www. Similarly, the next we can say is your email, then third we can say is your chatting, and then next you can include nowadays is your VoIP, that is voice over internet protocol, which we have used to for doing this audio video communication, right? So all these you can consider as the application of internet. एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे जब आप ई-कॉमर्स की बात करते हैं या ऑनलाइन या ई बुकिंग की अगर आप बात करते हैं या इंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो ये सभी जो होते हैं या ई एजुकेशन की जब आप बात करते हैं
ये सब कहीं ना कहीं यूजेस में आता है एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड द यूज। रिमेंबर दैट इंटरनेट एक अम्ब्रेला है जिसके अंतर्गत बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आई हैव लिस्टेड, और ये जो है यहाँ पे यूजेस में आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे डिफरेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछता है व्हेन पूर्णिमा टाइप द URL इन द एड्रेस बार ऑफ हिज ब्राउजर error 404 was displayed. Why did this happen? What can be done to avoid it? Well, error 404 जो होता है वो हमेशा तब आता है जब आप किसी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर वेब पेज को ओपन करते हैं और वो वेब पेज वहां पे अवेलेबल नहीं होता है, अर्थात उसके एड्रेस को जब आप क्लिक करें तो वहां पर ये मैसेज आ जाता है एरर 404। इसका मतलब वो वेबसाइट या तो उस वेबसाइट का जो कंटेंट है या वो वेब पेज जो है उस वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया है या उसके एड्रेस को चेंज कर दिया गया है। तो ये तो होता है हमारा एरर 404। और इसको यदि ठीक करने की बात करें तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि जिस वेब पेज का एड्रेस क्लिक करने से ये एरर आ रहा है उस वेब पेज का जो एड्रेस है ऑब्वियसली उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाए, या उस एड्रेस की जगह जब भी उस एड्रेस को क्लिक किया जाए तो वहां पर वो पेज अवेलेबल होना चाहिए, और या जैसे मैंने आपको बोला कि उस वेब पेज को कहीं और किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाए। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर ये आपसे पूछता है कि चैटिंग क्या है। इट इज नेसेसरी टू बी ऑनलाइन व्हाइल चैटिंग। राइट नेम्स ऑफ 2 एप्लीकेशंस यूज्ड फॉर चैटिंग। नाउ चैटिंग अगेन आप सभी इससे अवगत हैं। चैटिंग का मतलब होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन। ना जब आप रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ पर इंस्टेंट जो है आपका मैसेज जितने भी लोग आपके साथ उस समय कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन पे बैठे हुए हों, वहां तक ट्रांसफर होता है। और इसमें जो मैसेज ट्रांसफर किया जा रहा है वो ऑडियो भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, एज वेल एज वो टेक्स्ट भी हो सकता है। इसका रूप कुछ भी हो सकता है इंफॉर्मेशन का जो लाइवली एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक यूजर से दूसरे यूजर तक पहुंचता है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लाइव कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, इसलिए लोगों का ऑनलाइन होना यहाँ पे बिल्कुल जरूरी है। सो यस, इट इज नेसेसरी टू बी ऑनलाइन व्हाइल चैटिंग। इस बात को ध्यान रखेंगे। जहां तक इसके एप्लीकेशंस की बात है तो बहुत सारे हैं, लाइक गूगल टॉक, स्काइप, याहू मैसेंजर, व्हाट्सएप, हैंगआउट, रेडिट मैसेंजर। ऑल दीज आर द chatting software we all can say. All right, so let's move to the next question. Now here it is asking that Heather is bit confused between the term internet and world wide web. Help him in understanding both the terms with the help of suitable example. तो हमको यहाँ पर इंटरनेट और www के बीच का डिफरेंस बताना है। तो वी ऑल नो दैट इंटरनेट जो है बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला, और उस अम्ब्रेला में जैसे डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं तो www उसका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इंटरनेट की शुरुआत अगर आप हिस्ट्री को देखें तो इट्स अ काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और वी ऑल नो दैट कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड होता है। इसलिए इंटरनेट को कहा जाता है कि प्राइमरीली इट इज हार्डवेयर बेस्ड, जबकि www बेसिकली एक एप्लीकेशन है इंटरनेट का, और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, क्योंकि जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट www.say-take-tip-now.in, तो ये एक वेबसाइट है जो काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर है या सॉफ्ट एलिमेंट है। तो ये एक्चुअली www सर्विस के अंतर्गत आती है, इसलिए इसे कहते हैं कि इट इज प्राइमरली सॉफ्टवेयर बेस्ड। अगला जो डिफरेंस है दैट इज कि इंटरनेट इज ए नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस टुगेदर। बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेट में एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आपका सिस्टम किसी दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन पे बैठे हुए यूजर के साथ कनेक्ट होने की बात करता है या उसके डिवाइस के साथ कनेक्ट होने की बात करता है, जबकि www एज आई सेड is the collection of the information that actually can be accessed through the internet। तो जब आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे होते हैं, इसलिए ये कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट यू ऑल कैन से। एंड इंटरनेट जो ट्रांसमिट प्रोटोकॉल यूज करता है दैट इज एक्चुअली TCP/IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल फ्लो प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि www जो है वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या आजकल इसको सिक्योर्ड HTTP के नाम से हम जानते हैं,
का प्रयोग करता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए. So these are some differences we all can find between World Wide Web and Internet, which again I think is very important and we all should remember this. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि Spark is a small company manufacturing earphones. They have decided to create a website which would allow customer to order in earphone online. State how Spark would benefit from the website. भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनाओगे तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला है. तो जाहिर सी बात है, आप अगर अपने कॉमन सेंस को लगाएं तो पहली चीज तो ये है कि वेबसाइट एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप अपने कॉन्टेक्ट को अवेलेबल करा सकते हैं लोगों के लिए. तो ये कस्टमर के लिए बहुत आसान हो जाता है आप तक पहुंचने के लिए. तो एक बहुत ही आसान जरिया है, सस्ता जरिया है लोगों तक अपने कॉन्टेक्ट को पहुंचाने का. दूसरा, आपकी जो ब्रांडिंग है, से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो वेबसाइट एक बेस्ट मीडियम है मिनिमम एक्सपेंस पे मैक्सिमम कवरेज करने के लिए. और तीसरा, आप ये बोल सकते हैं कि वेबसाइट जो होता है ऑब्वियसली ये आपको हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए. देखिए, अगर आप फेसबुक पे अपना जाके कोई पेज बनाते हैं तो उस फेसबुक में क्या है कि लिमिटेशंस है. वो आपको पेज तो बनाने देगा लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लिमिटेशंस है कि आप कितना वर्क कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप अपने मन मुताबिक वहां पे कुछ भी डालिए तो फेसबुक आपको अलाउ करता है कि वो डिस्प्ले हो जाए. लेकिन वेबसाइट में एटलीस्ट आपके पास ये परमिशन होती है जिसे आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं. सारा कंट्रोल आपके पास रहता है वेबसाइट का कि किस तरह से पेजेस डिस्प्ले करने हैं, कब डिस्प्ले करने हैं, कितने परमिशन देने हैं, यूजर को उसमें कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन देनी है, तो सारा कंट्रोल आपके पास है. तो दीज आर दी एडवांटेजेस और यू कैन से द रीजन organizations or business organizations uses websites for their marketing as well as for customer reach. तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन के आंसर की. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यहाँ ये पूछता है कि आइडेंटिफाई द URL फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. यहाँ पर एक एड्रेस है techtipnow.in, दूसरा है https://www.techtipnow.in और तीसरा आप देखें जो अभी मैंने पढ़ा techtipnow.in/mac-plotting-with-pyplot-mcq. देखिए, URL का मतलब होता है एग्जैक्टली जिस लोकेशन पे आपको जाना है, जिस वेब पेज पे आपको पहुंचना है, उसका एग्जैक्ट पूरा एड्रेस आपके पास होना चाहिए. ये एक डोमेन एड्रेस है, ये भी एक डोमेन एड्रेस है जिसको और बेहतर तरीके से हम वेबसाइट एड्रेस बोलते हैं. बट ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं जहां पर डोमेन एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस के साथ या उसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है किसी पर्टिकुलर पेज के एड्रेस के साथ, ये बेसिकली क्या है, आपका URL होता है. रिमेंबर दिस ऑलवेज. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की. यहां पर ये बोल रहा है नेम द फॉलोइंग, मतलब ये जो सेंटेंसेस है इट इज अ काइंड ऑफ वन वर्ड आंसर. तो एक रीजनरेट सिग्नल्स, तो कौन सा ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो सिग्नल्स को रीजनरेट करता है. हम अच्छे से जानते हैं कि रिपीटर इज देयर जो कि सिग्नल्स रीजनरेट करता है. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जब हम हब और स्विच के बीच के डिफरेंस को फाइंड कर रहे थे कि इंटेलिजेंट हब का मतलब हम बात करते हैं स्विच की. अगर यहाँ पे ये डम्ब हब होता, डम्ब टर्मिनल होता, तब हम उसको बोलते हैं हब. तीसरा है स्मॉल टेक्स्ट फाइल सेंट फ्रॉम द वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूजर्स ब्राउजर. हम अच्छे से जानते हैं इसको हम कुकीज बोलते हैं. आप अपने सैंपल पेपर को उठाएंगे तो उसमें कुकीज के बारे में दिया है. पिछले साल का पेपर उठाएंगे तो उसमें भी कुकीज का क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें. नाउ सॉफ्टवेयर दैट नेविगेट्स थ्रू www एंड डिस्प्ले वेब पेजेस. तो भाई आप तो गूगल क्रोम यूज करते हो वेबसाइट ओपन करने के लिए, वेब पेज ओपन करने के लिए. तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर वेब ब्राउजर. डोंट से गूगल क्रोम, इट इज एक्चुअली वेब ब्राउजर which is a software that navigates through the www and other web pages. And the name of web browsers, when it is asked that name the web browser, then you can write what Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, etc. अगला जो क्वेश्चन है that arrangement of computers and other peripherals in a network. We all know that arrangement of computer in the sense we are talking about network topology. So this is nothing, this is simply network topology. The next question is asking about service that allows us to put a website or web page onto internet and make it part of www.
All right, the service which we actually help us to upload our website on the server is basically your web hosting, right? So all these are the answers, you can say, or one word answer for all these given sentences. So I would suggest कि please remember all these. Let's move to the next question now. It is asking about the identify the correct topology from the following. The first question is asking like each node is connected with the help of a single cable. It means there is a cable given. This is like this. So we all know that it is quite easy to understand or trace like it is a bus topology. The second one is asking about each node is connected with the central switching through independent cables. So again like this, बीच में एक switch लगा हुआ है जिससे other nodes connected है. So this is simply what your star topology. आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि मेश टोपोलॉजी के एडवांटेज बताइए और डिसएडवांटेज बताइए. सबसे पहली बात तो ये कि मेश टोपोलॉजी जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन की जो स्टार टोपोलॉजी आप बनाते हैं, जैसे ये हमारा स्टार बन गया. अब ये जब सारे ही कंप्यूटर्स आपस में सारे नोड्स एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड होते हैं, वो मेश टोपोलॉजी कहलाती है. इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें ट्रैफिक हाई अमाउंट का मैनेज कर सकते हो आसानी से. ये एक रोबस्ट नेटवर्क है, कोई नोड अगर फेल भी हो जाए तो बाकी कम्युनिकेशन चलते रहता है. तीसरा कि नया नोड जो है वो आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट केबल खींचे और दूसरे नोड को जोड़ दिए. और ये स्केलेबल होता है एज देयर इज नो सेंट्रल डिवाइस. एज आई सेड, इंडिपेंडेंट नोड्स का ये कनेक्शन है, तो यहाँ पे ये सेंट्रल किसी नोड पे या सर्वर पे डिपेंडेंट होगा ऐसा नहीं. इसलिए ये हर एक नोड यहाँ पर जो है सर्वर का भी काम करता है और क्लाइंट का भी काम करता है. और इसमें सिक्योरिटी जो रहती है वो हाई लेवल की डाली जाती है. जहां तक इसके डिसएडवांटेजेस की बात है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बिकॉज आप देख के समझ सकते हो. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इसकी ज्यादा है, एक्सपेंसिव होता है. ऑब्वियसली मेंटेनेंस या इंस्टॉल करना बहुत इसको डिफिकल्ट होता है. और चूंकि यहाँ पर हर एक नोड जो है वो सर्वर और क्लाइंट दोनों का रोल प्ले करता है, इसलिए जो पावर कंजम्पशन है वो इस टोपोलॉजी में ज्यादा होता है. सो दिस इज हाउ, एंड यू ऑल कैन सी कि यहाँ पर ये सारे पॉइंट मैंने इस तरह से लिस्ट किए हुए हैं. आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं. There are some fill in the blanks. The first is saying that the set of rules that decide the functioning of a network is called. Set of rules आ गया जो नेटवर्क को डेटा कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल. The second is saying the dash connects LAN to the internet. So local area नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसका, मॉडेम का. The dash is a computer that provides service to other programs or computers. भाई अगर आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तो ऐसा कंप्यूटर जो बाकी सभी को सर्विसेज उपलब्ध कराता है, डेटा उपलब्ध कराता है, उसे हम जानते हैं सर्वर के नाम से. करेक्ट आंसर इसका होगा सर्वर. द लैंडिंग पेज ऑफ द वेबसाइट, तो जो पहला पेज वेबसाइट में ओपन होता है जिसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे. The dash is a component of the internet that allows exchange of multimedia based on hyperlinked document. So ऐसा कंपोनेंट इंटरनेट में जो आपको मल्टीमीडिया बेस्ड या इंटरलिंक डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करने की सुविधा प्रदान करता है, दैट इज योर www, वर्ल्ड वाइड वेब. ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे. The tree topology is said to be a combination of dash and dash topologies. We all know that tree is basically combination of what your star and bus. अगला जो क्वेश्चन है, द डैश इज ए स्मॉल नेटवर्क क्रिएटेड बाय लिंकिंग मैनी पर्सनल डिवाइसेस. हमने अभी थोड़ी देर पहले की इमेज देखी थी जिसमें हमने ट्रेस किया था पर्सनल एरिया नेटवर्क को. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क ही होता है जिसमें आप अपने पर्सनल डिवाइसेस जैसे वॉचेस, स्मार्ट वॉच की मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल या आपका खुद का लैपटॉप, पर्सनल प्रिंटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. देन अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क. अलग अलग प्रकार के नेटवर्क. डिसिमिलर नेटवर्क का मतलब जो नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को प्रयोग करते हैं डेटा ट्रांसमिशंस के लिए, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड रूटर. एंड द डैश इज कंसीडर्ड एज पैसिव नेटवर्क डिवाइस. तो अभी आपको क्लियर होगा कि इसे हम हब के नाम से जानते हैं.
So this is how we all can get the answer of these questions. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Again it is talking about compare and contrast star and tree topology, man and van, website and web page. चलिए एक एक करके इनको भी समझते हैं. Now the first is saying star and tree topology. Well, स्टार टोपोलॉजी तो अब हम जानते हैं कि जिसमें एक सेंट्रल नोड होता है जिससे बाकी सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं. तो अभी थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया. मेश टोपोलॉजी में क्या रहता है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली क्या रहते हैं, इस तरह से ये मैं गलत कर दिया मैंने, बट आप समझ सकते हैं कि ये सारे एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड होते हैं या इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं. ऑब्वियसली इसे आप देखें तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है. ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इसका मेंटेनेंस भी टफ होगा, इंस्टॉलेशन भी टफ होगा. स्टार टोपोलॉजी का एज कंपेयर टू मेश टोपोलॉजी इजी होता है इंस्टॉलेशन. साथ ही साथ इसका जो खर्चा है वो भी कम पड़ता है स्टार टोपोलॉजी का, इसका खर्चा ज्यादा पड़ता है. तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टार और ट्री टोपोलॉजी के बीच में. तो आई गेस थोड़ा सा आपको अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है, आंसर आपको मिल जाएगा. बट अगेन इट इज द आंसर शुड बी रेलेवेंट. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. मैन वर्सेस वैन. मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन का मतलब होता है, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क. तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया. मैन को हमने देखा कि भाई इसकी मैक्सिमम रेंज एक सिटी तक हो सकती है, जैसे 40 से 50 किलोमीटर. वाइड एरिया नेटवर्क को हम किसी रेंज में नहीं बोल सकते कि ये 60 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर होगा या 200 किलोमीटर, क्योंकि ये सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री कनेक्शन इसमें हो सकता है, इसलिए इसका रेंज नहीं है. बट इसका जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क. तीसरा, अब आप समझ सकते हैं कि जो डेटा ट्रांसफर का रेट है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में हाई होता है, अच्छा होता है, उसे मॉडरेट कंसीडर किया जाता है. बट मैन के कंपैरिजन में अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो ऑब्वियसली इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो कम ही होता है, जो कि एरिया बहुत बड़ा है, कंप्यूटर्स बहुत या नोड्स बहुत सारे होते हैं. और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है इसका डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑब्वियसली वैन के कंपैरिजन में तो आसान ही होगा, और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो उसका डिजाइन और मेंटेनेंस डिफिकल्ट होता है. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके बीच में. आगे बढ़ते हैं. अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज. तो वेबसाइट वी ऑल नो इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स, जबकि वेब पेज खुद का एक डॉक्यूमेंट होता है. दूसरा, वेबसाइट को आप डोमेन एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. वेब पेज चूंकि वेबसाइट का पार्ट होता है, इसलिए वेबसाइट का जो एड्रेस होगा उसके साथ उस वेब पेज का भी एड्रेस को लिंक करते हैं, जिससे यूआरएल बनता है. तो वेब पेज को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए उसके यूआरएल की आवश्यकता पड़ती है. वेबसाइट में बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वेबसाइट कई पेजेस से मिलकर बनता है. और वेब पेज जो होता है वो कम समय लेता है डेवलप होने के लिए, क्योंकि वो एक सिग्नल है, उसमें हमको सिर्फ कंटेंट्स को ऐड करना होता है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज यूआरएल, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, एग्जाम्पलीफाई. तो अब आपको यूआरएल तो समझ में आ गया होगा, अभी हमने देखा. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका कंप्लीट एड्रेस है. इट इज रिफर टू द वेब एड्रेस विच इज यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू स्पेसिफाई यूनिक एड्रेस ऑफ वेबसाइट. तो भाई वेबसाइट का एड्रेस हो या उसके अंदर उसका किसी वेब पेज का एड्रेस हो, ज्यादा अच्छे से बोला जाए तो उसे हम कहते हैं. यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब इसके कंपोनेंट को यदि आप देखें तो तीन चीजें होती हैं, प्रोटोकॉल, नेम और एड्रेस ऑफ सर्वर और लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द सर्वर. तो https:// ये प्रोटोकॉल हो गया https, देन ये हमारा नेम एड्रेस हो गया वेबसाइट का, और ये हो गया हमारे फाइल का लोकेशन. इस तरह से यूआरएल का निर्माण होता है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. ये हमारा फाइनल केस स्टडी है इस वीडियो का. केस स्टडी का ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले भी डाला हुआ है प्रैक्टिस के लिए. यदि आपको और इसकी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ऊपर लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप केस स्टडी देख सकते. अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. Bharat Industry has set up its new office at Delhi for its office and web-based activities. It has 4 blocks of building as shown in the diagram. There are 4 blocks A, B, C and D. Now इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि in continuation of the above, the company experts have planned to install the following number of computers. ब्लॉक A में 25 है, B में 50 है, ब्लॉक C में 125 है और ब्लॉक D में 10 कंप्यूटर है.
अब इस स्टडी की बेसिस पे ये बोलता है कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला बोल रहा है आप इसका केबल लेआउट बताइए। तो सबसे पहले तो ये कि इसके बीच का जो डिफरेंस है ब्लॉक ए से बी के बीच का, मैं यहीं पर इसमें ही लेआउट बता के आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ब्लॉक ए से ब्लॉक बी का डिफरेंस है 60 मीटर का। देन ब्लॉक बी से सी का जो डिफरेंस है, यहां से इसका डिफरेंस 150 मीटर है, लेकिन ब्लॉक ए से सी का जो डिफरेंस है यदि आप उसे देखें तो ये 100 मीटर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर 100। एंड बी से जो डी का डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली 125 मीटर, ऑलराइट। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम कह सकते हैं लीनियर डायग्राम, बस टोपोलॉजी के जैसा। अच्छा, दूसरा अगर आप यहां से सपोज ब्लॉक बी से देखें, ये 60 है। ब्लॉक बी से यदि आप, जैसे ये हमारा ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये सी है और ये डी है। अब बी से इसको कनेक्ट करते हैं तो ये 125 मीटर, ये आपका बी से सी जो है वो 150 मीटर, और बी से ए जो है दैट इज 60 मीटर, और बी से जो डी है दैट इज 125 मीटर। तो अगर आप केबल का टोटल काउंट करें इट इज एक्चुअली 150। सो इट बिकम्स व्हाट 275 प्लस 60 अराउंड 335, जबकि यहां पर ये बोल रहा है 160 प्लस 125 260 प्लस 285। सो आप देखें 50 से 60 मीटर का डिफरेंस है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसका जो केबल लेआउट होगा दिस वुड बी लाइक दिस, जिसे हम कहेंगे लीनियर टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, राइट। तो ये हम इसका केबल लेआउट फॉर्म करेंगे। तो ध्यान रखें कि जब भी लेआउट फॉर्म करें तो कोशिश करें, भाई पहली बात तो ये कि जब आप लेआउट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ही तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ट्रेवल स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से ये आपका स्ट्रक्चर होगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। तो अभी जो हमने यहाँ पर केबल लेआउट देखा वो कुछ इस तरीके के साथ, यहाँ पे 125 मीटर का डिफरेंस था, यहाँ पे 60 था, और आई गेस यहाँ पे 100 मीटर का था। तो अगर आपको रिपीटर की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आपको लगेगा ब्लॉक ए एंड सी के बीच में लगेगा रिपीटर, और ब्लॉक बी एंड डी इन दोनों के बीच में आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, आपके रिपीटर की, क्योंकि सिग्नल हो सकता है कम हो जाए। हालांकि मीटर में है तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए भाई कंपेयर करें तो आंसर ही आना चाहिए। हब और स्विच की बात है तो जितने भी ब्लॉक्स हैं, ऑल ब्लॉक्स विल कंटेन और यू कैन से विल यूज व्हाट, हब और स्विच। देखिए ध्यान ये देंगे कि हब और स्विच में कहां इस्तेमाल करना है, हब या स्विच में क्या इस्तेमाल करना है ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। ये दोनों ही डिवाइसेस है, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो कहां कहां इनकी प्लेसमेंट हो सकती है, तो जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब में आप हब और स्विच को प्लेस करेंगे। रिपीटर मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस को मेजर कर लो, जहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस दिख रही है फर्स्ट 2 डिस्टेंसेस वहां पे आप रिपीटर को डाल दो। अगला क्वेश्चन बोलता है द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू लिंक दिस ब्लॉक बी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेम सिटी, तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड। अब एक ही सिटी में अगर आप इस ब्लॉक बी को जोड़ोगे बाकी जगह, तो जाहिर सी बात है सिटी के अंदर है तो मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही होगा, इसलिए करेक्ट आंसर मैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेम द ब्लॉक वेयर सर्वर टू बी इंस्टॉल्ड। तो हमने देखा कि ब्लॉक सी में जो था, मैं अगर इसके नंबर ऑफ कंप्यूटर की बात करूं, चलिए पहले पेज में चलते हैं, तो आप देखें यहां पर कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर मेरे ब्लॉक सी में। आइडियली लीनियर टोपोलॉजी है तो सर्वर कहीं भी डाल सकते हो, बट एक जनरल कॉमन फंडामेंटल है कि जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर होगा वहीं पे सर्वर को बिठा दो। तो उस हिसाब से जो ये परंपरा चली आ रही है सबको आंसर देने की, उसी परंपरा को यदि मैं फॉलो करके बोलूं आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर देने की, तो आप भी सीधे डाल दो ब्लॉक सी, जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर है वही हमारा सर्वर बन जाएगा। बट आप मेरी बात मानिए कि जब आप कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं, आप कहीं पे भी किसी को भी सर्वर स्टैब्लिश कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक में। बट मेरी इस बात पे आप ध्यान मत दीजिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है बोर्ड में, इसलिए आप ब्लॉक सी को लीजिएगा अगर ऐसा एग्जांपल आता है जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्लॉक सी और रीजन मैक्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ऑलराइट। तो ये तो ओवरऑल बात हुई हमारे आज के इस सेशन की, जहां पर मैंने कोशिश की है कंप्यूटर नेटवर्क आईपी का आपको जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो कॉमन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, अगर आप सैंपल पेपर देखोगे उसमें भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे,
लास्ट ईयर का पेपर भी देखो तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको भी आप मिला सकते हो। जैसे मैंने कुकीज को यहाँ पे नहीं डाला है, जैसे यहाँ पर मैंने नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है इसे डिफाइन करने की बात नहीं की है, www क्या होता है इसे डिफाइन करने की बात नहीं की है, क्योंकि ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। आप चाहें तो इनको अगर देखना चाहते हैं तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, उनको आप फॉलो कर सकते। बट एज पर माई कंसर्न ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आई होप कि ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे क्रैक करने में 35 आउट ऑफ 35। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। Thank you very much for watching this video.